Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc second year कानपुर यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से है। सॉल्व cos x प्लस वाई इंटू पी प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर में इसलिए है क्योंकि ये इसमें सिर्फ पी और क्यू है। पी का मतलब हम लोग जानते हैं कि पी जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, यानी z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि q जो होता है वो डेल z ओवर डेल y होता है। यहाँ पर जैसे z बता चुके हैं, y जो है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है और p q की वैल्यू देख रहे हैं कि ये डेरिवेटिव है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसके जो लैग्रेंजीस इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिख देंगे हम लोग लैग्रेंजीस इक्वेशन। दी लैग्रेंजीस एक्सिलरी इक्वेशंस। उसके लिए यहाँ पर p नज़र आए वहाँ पर आप लिख दीजिए dx और डिनोमिनेटर में लिख देंगे अपान में p का जो कोफिशिएंट है यानी cos x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस के बाद जो भी हो q का जो कोफिशिएंट है q की जगह पर dy लिखें और इस q का जो कोफिशिएंट है उसे साइन x प्लस वाई इस तरीके से लिख दें और dz अपान यहाँ पर जो भी राइट हैंड साइड में उसको अपान में लिख दें। और क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके का है कि यहाँ पर x है dx है तो इधर x प्लस वाई दोनों ही वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट। ऐसे यहाँ पर भी अगर dy है तो xy है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको इन तीनों जो फ्रैक्शन हैं इनको हम लैम्डा के बराबर कह देते हैं, से लैम्डा ये सारी वैल्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसका हम यूज़ करेंगे। अगर हम फर्स्ट को लास्ट यानी लैम्डा के को रखें इससे हम dx की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो इसे इस तरीके से लिख लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी dx अपान में cos था x प्लस वाई और इसको हमने लैम्डा के इक्वल ले लिया। यानी और इसी तरीके से सेकंड वाले को यानी dy अपान में साइन x प्लस वाई को भी लैम्डा के इक्वल ले लें और dx की वैल्यू अगर निकालना होगा तो cos का उधर लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू लैम्डा इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई। इसी तरीके से हम अगर dy की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू साइन x प्लस वाई। तो dx और dy की जब ये वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है तो इस वैल्यू का हम इस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर जैसे कि अभी दिखा दिया था हमने x के साथ एक्स वाई दोनों आ रहे थे, ऐसे ही dy के साथ वाई। तो किस तरीके से सॉल्व करें ये प्रॉब्लम थी एक। तो उसके लिए इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे dx माइनस dy अपान dx प्लस dy। तो एक छोटी सी यानी ट्रिक है। तो dx की वैल्यू ऊपर जैसे लिखिए लैम्डा इंटू कॉस x प्लस वाई और माइनस लैम्डा इंटू dy की वैल्यू साइन x प्लस वाई। इसी तरीके से dx की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर दें लैम्डा इंटू कॉस x प्लस वाई और प्लस लैम्डा इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हम यहाँ पर लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें x को बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा ये कॉस ऑफ x प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई।
तो लेमडा से लेमडा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू जो चल रही है डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई, तो इस पूरी वैल्यू का उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और इसका उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स प्लस डी वाई का। और अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें या फिर इसको हम एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा के लिख दें, इसमें से अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स माइनस वाई और ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और अपान में कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और इसमें से डी दे सकते हैं बाहर, तो एक्स प्लस वाई इस तरीके से क्यों डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे इसका एक्स का डी एक्स हो जाएगा और वाई का डी वाई हो जाएगा, तो इसकी यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है। अब इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी हट जाएगा ओनली एक्स माइनस वाई आ जाएगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को हम किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं। तो उस कांस्टेंट को अगर हम यहाँ पर फ़िलहाल अभी सी डैश लिख देते हैं, बाद में इसको हम किसी और फार्म में जिस फार्म में हमारा फंक्शन बाकी आ रहे होंगे उसी फार्म में इसको कर देंगे। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई टू डी एक्स प्लस वाई पान कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। जो डिनोमिनेटर में हमें जो नज़र आ रहा है उसको अगर ऐड कर लेते हैं कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको मान लेते हैं ये टी के इक्वल है, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, लेकिन इसका भी करना पड़ेगा तो डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें एक्स प्लस वाई का, प्लस इस तरीके से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, लेकिन इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स प्लस वाई और राइट हैंड साइड में टी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो डी टी हो जाएगा। इन दोनों में से इतना कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लेने पर हमारे पास बचेगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है डी एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया है। इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने जैसे इस फार्म में ही रखा हुआ है। यहाँ पर ये कॉस वाला प्लस है तो इसको हम कॉस को प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, यानी कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, तो ताकि हमारा जो ऊपर इंटीग्रल है उस जैसा ये दिखाई पड़ने लगे और हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख सकें डी टी के बराबर। तो इस इंटीग्रल को हम दोबारा से कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई और प्लस का सी डैश इज इक्वल टू, हमने ये वैल्यू इस वैल्यू को टी बोला था तो ये डी टी पूरी वैल्यू हो चुकी है जैसे कि अभी हमने दिखाया। तो अगर इसे 1 का इंटू बनेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग टी होता है। तो ये चूँकि राइट हैंड साइड में हमारा जो ये लॉग की फार्म में आ रहा है तो जो कांस्टेंट अभी हमने ऐसे ही जोड़ दिया था तो इस सी डैश को हम एक नया कांस्टेंट लॉग ए कर देंगे। किसी भी तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू को लिखा जा सकता है, यहाँ पर लॉग ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट होगा। अब हम इन दोनों को एक साथ ले जाएंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग टी माइनस का लॉग ए, और फिर हम यहाँ पर टी की जो वैल्यू अपनी तरफ से मानी हुई थी इस वैल्यू को वापस रख देंगे। ये वैल्यू थी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस का था लॉग ए, और लॉग को हम अगर एक ही बार लिखना चाहें दोनों को मिला दें तो जो माइनस के बाद है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो प्लस वाली वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में, यानी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपान में ये हो जाएगा और ये एक्स माइनस वाई के इक्वल चल रहा है।
ये बेस नहीं लिखा होता तो ई होता, और जब हम लॉग हटाएं एंटी लॉग लेंगे तो ये जो होता है बेस की पावर बन जाता है, यानी ई की पावर बन जाएगा ये एक्स माइनस वाई, और लॉग यहाँ से हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, वैल्यू बचेगी लॉग एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपान में ए। इस ए का जाके उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम चाहें तो इस कांस्टेंट को ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे। चलिए पहले इसको लिख दे रहे हैं का मल्टीप्लाई करते हुए इनटू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू को बचेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कॉस एक्स प्लस वाई, और प्लस में चल रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इस फैक्टर को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो अपान में पहुंच जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और अपान में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं, इस टर्म को हम पहले लिख देते हैं और इसको उधर पहुंचा देते हैं, और टोटल वैल्यू को ए को यानी बाद में लिख देते हैं, और इसको जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पहुँचाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ई की पावर वाई प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देना, एक्स माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख दें। इनटू में चल रहा है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया हमने ए, और इसको इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाली थी, अब इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ऐसे ही एक इक्वेशन और चाहिए होगी हमको, क्योंकि दो यहाँ पर थे आर्बिट्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई, तो दो ही यहाँ पर ज़रूरत होगी आर्बिट्री कांस्टेंट की ज़रूरत होगी हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अब हमें कुछ ऐसे ही चीज़ें का यूज़ करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से यूज़ करें ताकि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो इसमें हम इन दोनों को फ़िलहाल अभी इसको और इन दोनों को मिला के लेंगे, यानी न्यूमरेटर को अगर ऐड करें तो डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएंगे, और वो इसके बराबर होगा, यानी इन दोनों रेशियो को मिला के हम इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि रेशियो की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से रेशियो में लिखा हो तो न्यूमरेटर को ऐड करने पर और अपान डिनोमिनेटर को ऐड करने पर सेम इसी वैल्यू के बराबर रेशियो आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम डायरेक्ट लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को ऐड करेंगे यानी dx को और dy को, तो डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही वो ऐड हो जाएंगे, यानी cos x प्लस वाई और प्लस का साइन x प्लस वाई, राइट हैंड साइड में चल रहा था dx अपान z। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको एक ही सूत्र में बांधने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट देखना होते हैं कि साइन कॉस का कोफिशिएंट कितना है, इनका स्क्वायर करके और उसके बाद इसका अंडर लेके इनका स्क्वायर करके इनका अंडर लेके ये वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी। तो √2 का हम यहाँ पर अगली स्टेप में डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगली स्टेप लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर हमने √2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी कर देंगे पूरे इक्वेशन पूरे इस एक्सप्रेशन को, इस डिनोमिनेटर को, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा √2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 से डिवाइड हो जाएगा √2 का, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dz अपान z। ये वैल्यू जो है cos 45 की वैल्यू होती है, ये sin 45 की वैल्यू होती है, क्योंकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं जो अगले पेज पर हम लोग देखेंगे। न्यूमरेटर में हमारा ये लिखा हुआ है dx इंटू dy, इसको लिख रहे हैं dx प्लस dy लिखा सॉरी, और डिनोमिनेटर में √2 का इंटू चल रहा है, और इस 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं, यानी cos 45 की वैल्यू है इंटू cos x प्लस वाई। इसी तरीके से 1/√2 को लिखा जा सकता है sin π/4 लिख सकते हैं इंटू पहले से चल रहा है sin x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, dz अपान z है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगाएंगे हम cos a cos b प्लस साइन भी इसकी आइडेंटिटी हमको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू होती है cos a माइनस b। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारा चल रहा है जो वो एज इट लिख दें dx प्लस का dy अपान में √2 इंटू में चल रहा है, और इसे लिखा जा सकता है a का मतलब यहाँ पर π/4 हो गया, b का मतलब ये
एक्स प्लस वाई है, जिसको ब्रैकेट में करें, और इजिकल टू है डी जेड अपन जेड। अब जब एक ही सूत्र में ये अब आ चुके हैं तब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, यानी आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्यों रूट 2 तो कांस्टेंट है। इस को हम कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, और 1/, ये वैल्यू जो है इसे हम ऐसे करके लिख देंगे अगले स्टेप में। 1 का यहाँ पर इंटू मार लें, और 1/cos की वैल्यू जो होती है, 1/cos की वैल्यू हम लोग जानते हैं सेक के बराबर होती है। सेक हो जाएगा ये π/4 माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू डी जेड अपान जेड, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ऑन इंटीग्रेटिंग यानी हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1/√2 इंटू में है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। सिर्फ सेक का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि है π/4 माइनस एक्स प्लस वाई, और इंटू डी एक्स प्लस वाई, और 1/z लिख सकते हैं इसको। और थोड़ी देर के लिए हम इस पूरे एंगल को मान लेते हैं, π/4 माइनस एक्स प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं, टी के इक्वल मान लेते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें इसकी ही वैल्यू की ज़रूरत है, इसलिए पूरा हम सॉल्व करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ डी एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस को ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस डी टी। ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और इंटीग्रेशन ये सेक हमने इसको टी माना था, पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर उसको टी माना, तो बाकी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में तो 1/z डी जेड है, तो माइनस को बाहर ले लीजिए, -1/√2, और सेक का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है। तो सेक का इंटीग्रेशन 1/z का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, वो सारी वैल्यू को भी लिख देंगे। हम लोग जानते हैं सेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक टी प्लस का tan t, तो ये फार्मूला याद होने चाहिए। और 1/z का log z होता है, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देना चाहिए, माना कि वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन को हमने पहले सी डैश कहा था, अब सी डबल डैश। बाद में हम अपने अकॉर्डिंग जो है जैसा फंक्शन बाकी सब दिखाई दे रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे चाहेंगे उसको रख देंगे। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में प्लस में है लॉग, एक बार लॉग लिख दें, और प्लस में होता है तो इंटू कर देते हैं जेड और सी डबल डैश का। सी डबल डैश एक कांस्टेंट है जिसको हम किसी भी फार्म में लिख सकते हैं, और इसको हम साइन और कॉस में अगर बदलना चाहें तो 1/√2 इसे सेक को लिख सकते हैं 1/cos लिखते थे, cos t हो गया। इसको लिखा जा सकता है tan की वैल्यू होती है sin t/cos t होती है। यहाँ पर cos t को एलसीएम ले लेंगे, अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं इस वैल्यू को -1/√2 log ऑफ cos t को यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो 1 प्लस का sin t हुआ ये, और इजिकल टू log ऑफ c इंटू सी डबल डैश, और यहाँ पर हम √2 का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस माइनस से हम इनको पलट सकते हैं, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना सकते हैं। यानी इसको ऊपर पहुँचा दिए, माइनस इसे पलटने से माइनस आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। log ऑफ cos t ऊपर पहुँच गया, अपान में 1 प्लस का sin t हो गया, और √2 को हमने उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है। log ऑफ z इंटू सी डबल डैश है, और इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी इंटू हो रहा है तो इसे पावर में ले जा सकते हैं। log ऑफ सी डबल डैश इंटू जेड की होल पावर ये √2 हो जाएगी, और दोनों तरफ से हम यहाँ से log को हटा सकते हैं, तो दोनों साइड अब log हटाया जा सकता है। log से log हटा दें, यानी एंटी log को लेने पर हमारे पास बचेगा cos t अपान 1 प्लस sin t इजिकल टू, और सिर्फ इतना बचेगा सी डबल डैश जेड की पावर √2, तो ये सी डबल डैश की पावर भी √2 हो जाएगी, और जेड की पावर भी √2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सी डबल डैश की पावर √2 है, इसको एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको हम नए कांस्टेंट बी कह देते हैं, और जेड की पावर √2 है, और यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो वापस कर दें, जो अपनी तरफ से हमने मानी थी टी की वैल्यू वो रख दें। टी की वैल्यू है
π/4 माइनस एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वैल्यू है 1 प्लस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको हम साइन से कॉस में बदल दें, इसको कॉस से साइन में बदल दें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन की फॉर्म में, बस π/2 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से साइन थीटा अगर हमारे पास है तो इसे कॉस में बदलते हैं तो π/2 में से हमको माइनस करना पड़ता है। तो इसी दोनों आइडेंटिटी का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ यूज़ करेंगे, और तो ये वैल्यू हो जाएगी अगर साइन में बदलेंगे तो π/2 माइनस का हो जाएगा, ये पूरा एंगल माइनस करें मीन्स π/4 माइनस का एक्स प्लस वाई, ये हमारा थीटा है इतना पूरा, इसमें ये वाला फार्मूला लगाया जा रहा है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे, इससे फ़ायदा ये मिलेगा। वैसे इतना भी छोड़ा जा सकता है, 1 से 1 कैंसिल होकर थोड़ा छोटा हो जाएगा इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो कॉस में अगर लिखना है हमें तो क्या करना होगा कि एंगल π/2 में से माइनस करना होगा जो भी एंगल है, ये थीटा हमारा बहुत बड़ा सा है, यानी π/4 माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। राइट हैंड साइड में b इंटू ई टू z टू द पावर √2 है, और इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ π/2 माइनस π/4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अपान में भी ऐसे ही 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस का π/4 और प्लस एक्स प्लस वाई, और v इंटू z टू द पावर √2 हो जाएगा। और यहाँ पर π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी π/4 बचेगी हमारे पास, और प्लस एक्स प्लस वाई, और अपान में भी यही सेम एंगल है तो यही वैल्यू बचेगी, यानी कॉस π/4 प्लस का एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में है v z टू द पावर √2, और इसमें हम ये फार्मूला लगा देंगे, यानी कॉस थीटा को हाफ एंगल में बदलते हैं तो आता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2, यानी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 का इंटू हो जाएगा माइनस का 1। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऊपर भी हम हाफ एंगल में फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो इसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स साइन, एंगल हाफ हो जाएगा जो भी लिखा था, एंगल था π/4 और प्लस एक्स प्लस वाई था। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में इसमें टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हमने बाद में फार्मूला लिखा था, यानी जो भी एंगल था वो हाफ हो गया, यानी θ/2 करें या 1/2 इंटू थीटा कर दें, बात एक ही है। एंगल था ये π/4 प्लस एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी पहले था ये 1 तो 1 लिख लेंगे, और इसमें इस वाले फार्मूले का, इस वाली आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आइडेंटिटी है, यानी 1 लिख दें पहले तो, और फिर 2 कॉस स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा 1/2, और ये π/4 प्लस एक्स प्लस वाई है, और माइनस का 1 फार्मूला यहाँ से यहाँ तक, तो ये फार्मूला हो गया। और राइट हैंड साइड में वैल्यू चल रही है v इंटू z टू द पावर √2, और ये 1 से 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, जो बचेगा उसको लिख देते हैं 2 साइन ऑफ 1/2 π/4 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ 1/2 π/4 प्लस एक्स प्लस वाई, और जो बच रहा है इसे लिख देंगे 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 1/2 π/4 प्लस एक्स प्लस वाई, और इजिकल टू v इंटू z टू द पावर √2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कॉस की एक पावर जो है पूरी कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कॉस की अपान में यहाँ पर बचेगी। साइन में तो ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू, तो वो वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देंगे, यानी ऊपर है हमारी ये वैल्यू साइन 1/2 π/4 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये उसको लिख देंगे, यानी कॉस ऑफ 1/2 π/4 प्लस एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू जो चल रही है वो है v इंटू z टू द पावर √2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ये वैल्यू तो साइन अपान कॉस है, और इसको हम अगर यहाँ पर साइन अपन कॉस को 10 लिख दें, क्योंकि एंगल सेम है ये, तो उसे 10 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी 10
1/2 π/4 प्लस x प्लस वाई, ऐसे कर सकते हैं b इंटू जेड टू द पावर √2, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 का इंटू माने b को उधर ले आए 1/b हो जाएगा और 10 को उधर ले जाएँ तो z की पावर √2 होल अपान में ये जगह 10 1/2 π/4 प्लस x प्लस वाई, और 1/b को इसे हम एक नया कांस्टेंट b डैश कह सकते हैं, या पहले b डैश कर दें या b कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इंटू 1 मानेंगे तो 1/10 जो होता है वो कॉट के बराबर होता है, तो ये z की तो पावर हो गई √2 इंटू में 1/10 को लिख सकते हैं कॉट ऑफ 1/2 π/4। जरूरी नहीं आंसर जैसा हम निकालें उसी फार्मूले के, आंसर कुछ और भी हो सकता है। हमने यहाँ पर बी डैश जो है कहा है 1/b को कांस्टेंट है, बी डैश भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट किसी भी फार्म में लिखा जा सकता है। जब इतना हमने कर लिया ये वैल्यू निकाल ली है, हमने कोशिश करी है कि आपका आंसर उस फार्म में आ जाए जैसे कि आमतौर पे हमें बुक्स में दे रखा होता है, तो इसलिए हमने आंसर को इस तरीके से निकालने की कोशिश करी है। वैसे तो आप जहाँ पर भी चाहें वो इस b की वैल्यू को निकाल सकते थे और इस z को बदल ले जा सकते थे, 10 की फार्म में आंसर दे सकते थे और इनको जोड़ के लिख देंगे, तो जनरल सॉल्यूशन को लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे हैंस, इसे इक्वेशन नंबर डाल दें, ये इक्वेशन 3 डाल दें। हमने a की वैल्यू निकाली थी वहाँ पर, तो इक्वेशन डाला होगा, कोई इक्वेशन डाला है नहीं डाला है देख लेते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 डाला था, अब इसे 3 डाल दिया, ठीक है। हैंस अब हम लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, यानी ये इक्वेशन सॉल्यूशन होगा, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। जो भी हमने कांस्टेंट लिए थे उनको यहाँ पर लिख के फाई आर्बिट्री फंक्शन होता है और 0 के बराबर पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद इस फाई के अंदर ही a की वैल्यू और b डैश की वैल्यू, या b आपने मानी हो तो v की वैल्यू को रख देंगे। तो a की वैल्यू वही पीछे जो निकली थी इक्वेशन नंबर 2 से, 2 में वो वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे, और ये वैल्यू है e टू द पावर y माइनस एक्स इंटू में है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद में होगा प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 से लिख रहे हैं, प्लस का साइन एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद कॉमा लगा दी, बी डैश की वैल्यू ऊपर लिखी है z की पावर √2 इंटू कॉट ऑफ 1/2 इंटू π/4 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो शुरू हुआ था यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0। ये हमारा कंप्लीट इसका जनरल सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।